हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुलभ और आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से ज्ञानशिला एकेडमी पर। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां, जिसके 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा 5वां लेक्चर। तो शुरुआत में क्या हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा 5 मिनट में हम क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले सिलेबस, जो हमारा सिलेबस है तो पूरा सिलेबस, और फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा जनजातियों की परिभाषा क्या है। जनजातियों से संबंधित हमने तथ्य पढ़े। हमने कौन कौन से तथ्य पढ़े थे? हमने पढ़े थे जनजातियों की जनसंख्या से संबंधित तथ्य, पॉपुलेशन से संबंधित, याद होंगे सारे फैक्ट्स। आज से इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपके वो फैक्ट नहीं रहेंगे, अब नए फैक्ट रहेंगे। पॉपुलेशन से संबंधित सारे तथ्य हमने पढ़े थे। फिर किसने क्या कहा, जनजातियों को विलीन मानवता किसने कहा, पिछड़े हिंदू किसने कहा, गिरिजन किसने कहा। आपको ये फैक्ट याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो पुराने लेक्चर देखकर इनको बार बार रिवाइज करें, नोट कर लें, और नोट करने के बाद इनको रिवाइज करें और बिल्कुल कंठस्थ कर लें। फिर हमने पढ़े संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, इनको हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा। और फिर उसके बाद हमने क्या, जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद, जिला परिषद। फिर यहाँ पर जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान 244-244 पढ़ा। उस संबंध में राष्ट्रपति को क्या अधिकार है, राज्यपाल क्या कर्तव्य और अधिकार हैं, वो हमने देखा। क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें हम देख चुके हैं। इसके अलावा हमने देखी थी मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण परिषद, मध्य प्रदेश आदिम जनजाति कल्याण परिषद। और फिर हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में जनजातियों के बारे में, भील जनजाति। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियां जो हम पढ़ रहे थे, तो आपको पता होगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं। और अफ्रीका के बाद सर्वाधिक जनजातीय आबादी कहाँ पर है? तो यह है भारत में। अफ्रीका के बाद सबसे अधिक जनजातियां कहाँ? भारत में। भारत में भी सर्वाधिक जनजातीय आबादी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ पर है? एमपी में, भारत में। और जनजातियों की संख्या या प्रकार के आधार पर, जैसे मध्य प्रदेश में कितनी 43 जनजातियां हैं, तो सबसे ज्यादा संख्या में, नंबर ऑफ ट्राइब्स, जो लिस्ट में इनकी सूची है उसमें भी कौन? एमपी फर्स्ट है भारत में जनजातीय जनसंख्या के आधार पर, और जनजातियों की सूची में नंबर्स के आधार पर भी फर्स्ट नंबर पे कौन है? एमपी। इतनी डाइवर्सिटी जनजातियों की और किसी स्टेट में नहीं है भारत में, याद रखिएगा। तो ये हुए। फिर मध्य प्रदेश में भी जनजातियों की 2 पेटियां हैं जहां पर सबसे ज्यादा सघनता पाई जाती है। और भी हैं, लेकिन 2 पेटियों में 2 बेल्ट हैं जहां पर इनकी सघनता है। कौन से 2 बेल्ट हैं? एक झाबुआ से सतपुड़ा तक और दूसरा मैकल से बघेलखंड तक। यहाँ पर जनजातीय आबादी की सघनता अधिक है। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा क्षेत्र है। ये आप मानिए, ये झाबुआ से सतपुड़ा तक, मतलब एक बेल्ट ऐसा। फिर मैकल श्रेणी से बघेलखंड तक, सतपुड़ा तक कुछ ऐसा आएगा। और मैकल श्रेणी से बघेलखंड, बघेलखंड कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। ये दो मुख्य बेल्ट हैं जहाँ पर क्या है, जहाँ पर जनजातियों का बड़ा घनत्व है।
घनत्व पाया जाता है जनजातियों का, बघेलखंड। तो कौन सी दो प्रमुख पेटियां हैं जहां पर जनजातीय घनत्व अधिक है? तो सघनता अधिक है, झाबुआ से सतपुड़ा और मैकल से बघेलखंड तक। एक हमने 2011 की जनगणना जब हम पढ़ रहे थे जनजातियों के संदर्भ में, तो उसमें हमने क्या एक फैक्ट पढ़ा था? क्या फैक्ट पढ़ा था हमने? कि भारत में जनजातीय जनसंख्या का जनघनत्व कितना है? भारत में जनजातीय जनसंख्या का जनघनत्व कितना है? 32। वहीं एमपी में जनजातीय जनसंख्या जनघनत्व कितना है? 50। तो आपको ये भी तथ्य याद रखना है, मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का घनत्व कितना है? 50। और भारत में जनजातीय जनसंख्या का घनत्व कितना है? 32। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में 1976 में, कब? 1976 में जो जनजातियों की सूची जारी की गई थी, उसमें राष्ट्रपति ने 46 जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया था 1976 में। तो ये प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? एक बार हम इन जनजातियों के नाम देखेंगे। कौन कौन सी? अगरिया, आंध, बैगा। इसमें आपको अगरिया, बैगा, भैना, ये हम थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे। अगरिया, आंध, बैगा, भैना, भाटिया। और भाटिया के अंतर्गत ही इतने सारे समूह हैं। मुमिया, मुइहाट, भूमिया, भूमिया, भाटिया, पलिहा, पांडो। ये क्या? भाटिया जो पांचवा पॉइंट है, उसमें इतनी सारी जनजातियां, ये एक ही समूह, भाटिया के अंतर्गत ही ये समूह शामिल हैं। मुमिया, मुइहाट, भूमिया, भूमिया, भाटिया, पलिहा, पांडो, ये क्या? भाटिया जनजाति के अंतर्गत शामिल हैं। फिर भतरा, भील। अब भील के अंदर क्या? भिलाला, बारेला, पटलिया। जो भिलाला और बारेला हैं, यह अलग से नहीं है। भिलाला, बारेला, पटलिया ये भील के अंतर्गत ही शामिल हैं। फिर बात आती है भील मीना। एक क्या है? भील मीना। फिर एक है भुजिया, एक है बियार या बियार, बिंजबार, बिंजबार जनजाति। फिर बिटहुल, बिरहोट, बिरहोट ना बिरहोर है, ये क्या है? बिटहुल या बिरहोर, ये है बिरहोर जनजाति। आपको एक बार 46 जो सूची आई थी उसमें देखना है, उसमें 3 विलोपित हुई थी। कौन कौन सी? कीर, मीना, पारधी। चलिए, भील, पारधी, मीना, कीर ये हटाई गई थी। फिर 12 हुई, 13 भी है। कौन सी? डामोट, डामरिया, घनवार, गदावा, गदवा, हलवा, हलवी। कहां पर? बालाघाट पाई जाती है। कमार जनजाति है। काटकू भी है एक, क्या है? काटकू। फिर गोंड जनजाति। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। क्या पढ़ा था हमने? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सी है? गोंड जनजातीय। क्यों है? क्योंकि देखिए ना, जनजातीय, इस गोंड जनजातीय समूह में इतनी सारी जनजातियां शामिल हैं, इसलिए यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी गोंड समूह के अंतर्गत है। अरख, अखी, अगरिया, असुर। असुर भी इसी की उपजनजाति है, अगरिया भी। फिर बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, मटोला, भिम्मा, भिम्मा, भूता, कोयलामूता, कोयलामूती, भार, बायस, नहारण, माटिया, छोटा माटिया, दंडामी, ध्रुव, धुरवा, धोबा, धुलिया, दोटला, गायकी, गत्ता, गत्ती, गेता। गोंड में क्या? गत्ता, गत्ती, गेता। फिर गोंड गोबाटी, हिल माटिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोयतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचकी, माटिया, माड़िया, मारिया, माना, मंजेवार, मोध्या, मोंगिया, मोध्या, मुड़िया, मुटिया। मुड़िया भी क्या? गोंड में शामिल है, अलग से नहीं है। नगारची, ओझा, राजगोंड, सोनझारी, थाटिया। फिर दटोई, दटोई, दठोई, दोनों तरीके से मिलते हैं। तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है और उसमें इतनी सारी जनजातीय समूह शामिल हैं। फिर अगली 20वीं कौन सी है? फिर कंवर, कंवर, कौर, चेटवा,
टाठिया, यहां से लिस्ट उलट गई है, याद रखिएगा। 15वीं कौन सी है? गदवा, गदावा। फिर 16वीं गोंड है, 17वीं हलवा, हलवी, 18वीं कमार, 19वीं काटक, काटकू। फिर 20वीं कवर, कंवर, कोरकू, चेटवा, टाठिया, तंवर, चत्री। और 21वीं याद रखिएगा, आपको यह याद रखना है, 2003 में 3 जनजातियों को सूची से विलोपित किया गया। अभी भी संविधान में जो सूची लिखी हुई है वह 46 नंबर 46 डले हुए हैं, लेकिन उनमें से 3 को विलोपित किया गया है। कौन कौन सी? 21वें नंबर की, कौन कौन सी? 21वें नंबर की, 32वें नंबर की और 39वें नंबर की। याद कर लेना, एमपीपीएससी से कुछ भी पूछ सकती है। कौन कौन सा? 32 नंबर, 39 नंबर और कौन सा है? और है 21। तो 21, 32, 39 से 3 नंबर की जनजातियों को विलोपित किया गया है। फिर खैरवार, कौंदोर, खटिया, कांद, खोड़, कंद, कोल। कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। फिर इसके बाद कोलम, कोटकू, बोपची, मुआमी, निहाल, नाहौल, बोंधी, बोदिया, कोटवा, कोड़ाकू, माझी, मझवार, मवासी। मवासी हमने पढ़ा था कल भीलों में। मुंडा, नगेसिया, नगासिया, उरांव, धनका, धनगढ़, पनिका, पांव, प्रधान, पठारी, सरौती। फिर पारधी, पारधी के अंतर्गत ही बहेलिया। बहेलिया किसमें है? पारधी के अंतर्गत। तो बहेलिया, बहेलिया, चीता पारधी, लंगोटी पारधी। ये क्या है? लंगोटी पारधी है। ये चिता नहीं, चीता है, चीता पारधी। फांस पारधी, शिकारी पारधी, टाकलकार, या इनका नाम टाकलकार या टाकनकार मिलता है। टाकनकार या टकनकार, टाकिया पारधी। फिर एक है परजा। फिर सहारिया या सहरिया, सेहरिया, सहटिया, सोसिया, सौर। तो सौर क्या है? सौर पृथक जनजाति भी है और साथ ही साथ देखिए ये सौर पृथक रूप से है और सहरिया में भी शामिल है। हमने क्या, जब जनजातियों के 5 वर्गीकरण पढ़े थे, कौन से 5 वर्गीकरण पढ़े थे हमने? जनजातियों से संबंधित आप मैप बनाएंगे और मैप में इसको दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो हमने यहाँ क्या, जो उत्तर पश्चिमी हमने क्या, सौर और सहरिया पढ़ा था। यहाँ भी पाए जाते हैं और सौर एक यहाँ टीकमगढ़ क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, टीकमगढ़ छतरपुर क्षेत्र में। तो सौर यहाँ है और यहाँ है, याद रखिएगा। सौर डिटेल पढ़ेंगे तो सौर सहरिया की, सहरिया समूह में भी है, अलग से भी है। फिर सावता, सोता, सावर, सावरा, सौर, 2 बार इन्होंने नाम लिखा। ठीक, तो ये 46 के हमने नाम देखे, जो 40 जनजातियां शामिल है। आपको क्या याद रखना है? जो 21 नंबर, 32 नंबर और 39 नंबर, इनको क्या विलोपित किया गया? गोंड सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गोंड के बाद कौन सा है वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए, अब फिर हमने कल क्या, भील जनजातियों के बारे में पढ़ा था। भील जनजाति क्या, संस्कृत भाषा के भिल और द्रविड़, द्रविड़ मतलब तमिल भाषा की, तो इनसे बना था। और फैक्ट्स आपको याद होंगे, कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे बड़ी है मध्य प्रदेश की, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। इसमें समय हम बार बार खराब नहीं करेंगे। फिर भीलों की उपजातियां हमने पढ़ी थी, भीली, बिलाला, बारेला, पटलिया, राथियास, बैगास, उमड़ी और तड़वी थी एक जनजाति। फिर व्यावसायिक आधार पर इनकी अन्य उपजातियां मधवी, बदमो, भगत, पुजारो, कोटवार। ये क्या थे? पवित्र व्यक्ति थे। पुजारो क्या था? पुजारो था। ओझा और कोटवार कौन थे? तो प्रशासन करता था। पिथौरा भीली चित्र, आपको बैकग्राउंड में ये चित्र दिख रहे होंगे जिसमें क्या, घोड़े वगैरह का अंकन आपको दिख रहा होगा। घोड़े पर व्यक्ति बैठा है, धनुष बाण चला रहा है। ये क्या, पिथौरा भित्ति चित्र है। फिर शारीरिक संरचना, वस्त्र, आभूषण, इसमें हमने क्या, मेन ये क्या, अंगरखा। अंगरखा महत्वपूर्ण है, वो आपको याद रखना था, अंगरखा। फिर भोजन पढ़ा था हमने। भोजन में क्या, इनका कनकनाथ मुर्गे का शिकार करते हैं, ये महत्वपूर्ण था। फिर हमने निवास स्थान पढ़ा, जिसमें क्या, इनके घरों में केवल एक छोटा दरवाजा होता है। इनके घरों, स्थलों को फाल्या कहते हैं, घरों में कू,
घरों को कु मकान कहते हैं, कॉलोनी को फाल्या करते हैं। प्रमुख व्यवसाय क्या कृषि है, और इनकी जो प्रमुख स्थानांतरित कृषि है उसको क्या कहते हैं, चिमाता या बजिया। और इतना महत्वपूर्ण काम इसमें नहीं था याद करने के लिए। फिर हम बात करें सामाजिक स्थिति की, तो इनका शरीर परिवार का संयुक्त परिवार था, और पितृसत्तात्मक समाज था। जो मुखिया है वो गमेती कहलाता था, और यह प्रिय संबोधन मामा मामा कहलाने पर सम्मान का अनुभव करते हैं। और भगोरिया प्रणय पर्व है, कहाँ कहाँ पर होता है, तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन यहाँ पर होता है। प्रेम एवं विवाह का उत्सव है जो कहाँ कहाँ आयोजन किया जाता है, यहाँ पर है। और इसमें क्या 3 भागों में बांटा जाता है। 7 दिवसीय आयोजन है। कौन कौन से 3 भाग हैं इसकी? शुरुआत के 2 दिन होता है क्या होता है, गुलालिया, और बाद फिर 3 दिन होता है गोल गधेड़ो, और लास्ट के 2 दिन होता है उजड़िया। गुलालिया में क्या होता है, जो युवक युवती एक दूसरे को पसंद करते हैं, यदि युवक ने प्रेम प्रस्ताव स्वरूप वो क्या गुलाल लगाता है विवाह के प्रस्ताव स्वरूप, और अगर कन्या ने युवती ने लौट कर उसे गुलाल लगा दी तो वह सहमति मानी जाती, फिर उनका विवाह करा दिया जाता है। शुरू के 2 दिन ये होता है। फिर 3 दिन क्या गोल गधेड़ो, तो इसमें युवतियों द्वारा एक गोल घेरे में जो युवक हैं उन्हें घेर लिया जाता है। फिर युवक क्या उस घेरे से अपनी पसंदीदा युवती को लेकर अगर भागने सफल हो जाता है तो क्या उनको सहमति से शादी करने की अनुमति मिल जाती है। हालांकि यह केवल पारंपरिक रूप से, नाटकीय रूप से ही खेला जाता है। अब वास्तविकता में क्या जो शादियां हैं वो अरेंज मैरिज हो रही हैं, माता पिता की उनकी सहमति से। और फिर लास्ट के 2 दिन क्या उजड़िया मनाया जाता है लास्ट के 2 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कौन कौन से नृत्य भीलों के द्वारा किए जाते हैं। अब भीलों द्वारा होली के समय क्या भगोरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा भगोरिया नृत्य कब किया जाता है? होली के दौरान भगोरिया नृत्य। और इनके अलावा यह क्या कहरवा, टोड़ा, पड़वा और वागला। कौन कौन से? कहरवा, टोड़ा, पड़वा, वागला, ये क्या हैं? इनके नृत्य हैं जनजातियों के। कौन सी जनजाति? भील जनजाति के नए नृत्य आपको याद करने हैं। कौन कौन सा है? कहरवा, टोड़ा, पड़वा और वागला। फिर धार्मिक स्थिति की बात करें तो ये क्या बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, बहुत सारे, लेकिन इनके सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं? तो राजा पंथा। सबसे शक्तिशाली देवता कौन है इनके? राजा पंथा। और इनके अलावा ये क्या महादेव मतलब भोले बाबा शंकर जी को भी मानते हैं, भगवान राम, गणेश, हनुमान आदि भी देवताओं की पूजा करते हैं भील जनजाति के लोग। और ये क्या देखो, कोई भी जनजाति के लोग हैं वो प्रकृति पूजक होते हैं और प्रकृति के अलग अलग कारकों के अलग अलग देवताओं को पूजते हैं। इसलिए यह क्या पहाड़, वन, जल, फसल आदि के लिए भी अलग अलग देवताओं को मानते हैं। फिर ये क्या घोड़े और सर्प की भी पूजा करते हैं विशेष रूप से। देखिए आपने क्या पिथौरा भित्ति चित्र के बारे में पढ़ा, जो इनकी क्या एक लोक चित्रकला है। उसमें क्या घोड़ों का चित्रांकन या अंकन किया जाता है उन चित्रों में। तो क्या घोड़े इनके लिए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो ये क्या घोड़े और सर्प की भी पूजा भील जनजाति के लोग करते हैं। तो हाँ रिवाइज कीजिए, नृत्य कौन से? कहरवा, टोड़ा, पड़वा, बांगला। कहरवा, टोड़ा, पड़वा, बांगला क्या है? नृत्य है। इनके धार्मिक प्रमुख देवता कौन से हैं? राजा पंथा हैं। और घोड़े एवं सांप की पूजा भी ये करते हैं। फिर हम बात करें जनजातीय विवाहों की। कौन कौन से जनजातीय विवाह चलते हैं? भील जनजाति यहाँ पर समाप्त होती है। जनजातीय विवाह है तो प्रमुख विवाह प्रथा जनजातियों में कौन कौन से? ये संस्कृति का पार्ट है। तो जनजातियों में गंधर्व विवाह है जो प्रेम विवाह का स्वरूप है। फिर अपहरण विवाह है जिसमें क्या होता है कि जो विवाह का इच्छुक लड़का है वह कन्या का अपहरण करके उससे विवाह करता है। फिर गोल गधेड़ो, अभी हमने गोल गधेड़ो के बारे में पूरी चर्चा की, भील जनजातियों में अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है गोल गधेड़ो में कि जो कन्याएं हैं वो लड़कों को घेर लेती हैं, सॉरी कन्याएं नहीं, युवतियां किशोरियां घेर लेती हैं लड़कों को, और फिर जो अपनी इच्छुक युवती के साथ उस घेरे को तोड़ने में सफल हो जाता है, उनका विवाह करा दिया जाता है। फिर सेवा विवाह। सेवा विवाह ऐसी पद्धति है जिसमें वधू मूल्य चुकाने के लिए, जी हाँ जनजातियों में ऐसा माना जाता है कि माता पिता ने युवती को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसका विवाह होगा तो उसका कुछ वधू मूल्य जो वर पक्ष है उन्हें देना पड़ता है। तो जो वर है, जो लड़का है, वो लड़की के घर में
कुछ सेवा करता है जिससे उसके माता पिता ये संतुष्ट हों कि भाई इसने सही जो उसकी कीमत है, कीमत शब्द बहुत गलत मैं उपयोग कर रहा हूँ, तो उसके बदले में मुझे पर्याप्त जो मुझे आवश्यकता थी वो मिल चुका है और वह उसको जाने देते हैं। सेवा विवाह, सेवा करते हैं ये, ठीक है, सेवा विवाह। फिर एक शक्ति विवाह है, एक नत्रा विवाह। इसमें क्या, विधवा पुनर्विवाह। तो किस विवाह पद्धति में विधवा पुनर्विवाह है प्रचलित, तो ये क्या है, नात्रा विवाह, विधवा का पुनर्विवाह है। फिर घर घुस्सू या घर घुसी घुसपैठिया विवाह। इसमें क्या, जिस बालिका को, जिस युवती को अपने मनपसंद लड़के से विवाह करना होता है, वो ना माने तो वो क्या, जबरन उसके घर में घुस जाती है और वहाँ रहने लगती है कि मैं तो इसी से शादी करूँगी। तो ये क्या है, घर घुस्सू विवाह। फिर परीक्षा विवाह और विनिमय विवाह। तो विनिमय विवाह वधू धन का प्रचलन है, या आपस में आटा साटा भी होता है कि एक परिवार से कन्या, एक परिवार से पुरुष का, मतलब इस परिवार के भाई बहन, इस परिवार के भाई बहन, ऐसे भी आ जाते हैं। फिर एक चलता है दूध लौटावा। दूध लौटावा एक कौन सा विवाह पद्धति है, दूध लौटावा विवाह पद्धति। दूध लौटावा में क्या होता है कि मामा बुआ के बच्चों में आपस में विवाह है, मामा बुआ के बच्चों में आपस में विवाह है। इसमें क्या होगा, मामा का लड़का और बुआ की लड़की। तो पहले क्या हुआ, जो बुआ हैं वो मामा के घर से ससुराल गई थी और फिर बाद में लड़की वापस इस घर में आ जाएगी, तो क्या, दूध लौटावा की परंपरा हो जाएगी पूर्ण। इतना समझ आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे, एक होती है बाथा प्रथा। बाथा प्रथा किसमें, बाथा या बापा प्रथा भील एवं भिलाला जनजातियों में थी। ये क्या है, दहेज से संबंधित प्रथा थी। किसके, दहेज से। तो भील जनजाति में चलती है। इसके उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाया गया था। इस प्रथा में क्या होता था, वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दहेज दिया जाता है। क्या, वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दहेज दिया जाता था। तो इसके उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें क्या, साथीदार अभियान 2016 से इस प्रथा के समय बाथा प्रथा उन्मूलन के लिए, बापा प्रथा उन्मूलन के लिए कौन सा, साथीदार अभियान चलाया गया था। आपको मैंने क्या याद रखना है, बापा प्रथा का संबंध किस जनजाति से है, भील जनजाति से। इसमें क्या है, वधू मूल्य के रूप में दहेज दिया जाता था, ठीक। फिर आगे देखते हैं हम, कोरकू जनजाति। कौन सी, कोरकू जनजाति। भील हुई, अब अगली है कोरकू जनजाति। तो कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्यों का समूह या मानवों का समूह। मनुष्यों का समूह या मानवों का समूह किसका, कोरकू का शाब्दिक अर्थ है। फिर इसके बाद एक कौन सी है, तो यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह की जनजाति है। जो कोरकू जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह की जनजाति है और यह द्रविड़ जनजाति मानी जाती है। फिर जो कोरकू है वह मुंडा या कोलेरियन जाति की उपशाखा है। जो मुंडा परिवार है, कोलेरियन परिवार है, उसकी उपशाखा है। कौन सी, कोरकू। आपको ये याद रखना होगा। यह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो अगर हम मध्य प्रदेश के मैप की बात करें, अगर हम मध्य प्रदेश के मैप की बात करें तो ये कहाँ, पूर्वी निमाड़, होशंगा, बैतूल, छिंदवाड़ा, कुछ ये वाला एरिया है। इस वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जा रही है, यहाँ पाई जा रही है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति इस क्षेत्र में पाई जाती है मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से, याद रखिएगा। फिर इन जिलों में निवास करती है। फिर ये लोग जहाँ रहते हैं, जैसे भील लोग जहाँ रहते हैं उसे क्या, फाल्या कहते हैं, और ये लोग जहाँ रहते हैं उसे क्या, कोरकू ढाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरकू ढाना। और यह राजपूतों को अपना क्या मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। याद कीजिए, उमड़ी जनजाति के लोग किसको अपना पूर्वज मानते हैं, उमड़ी जनजाति के लोग, उमड़ी जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। जो भिलाला है, भिलाला किसको, महाराणा प्रताप को अपना वंशज
महाराणा प्रताप को अपना वंशज कौन सी? भिलाला जनजाति। और राजपूतों को अपना पूर्वज कौन मानता है? राजपूतों को अपना पूर्वज कोरकू जनजाति मानती है। फिर इनका अगर हम वर्गीकरण करें कि राज कोरकू, तो दो प्रकार से हैं, राज कोरकू और पोथरिया, जो इनकी सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति के आधार पर कौन से? राज कोरकू और पोथरिया। तो जिनके पास जमीन जायदाद है, जिनके पास क्या है? जमीन जायदाद, वो कहलाते हैं राज कोरकू। और इनके अलावा जिनके पास जमीन जायदाद और संपत्ति नहीं है, वो कहलाते हैं पोथरिया। क्या कहलाते हैं? पोथरिया। फिर साधारणतः क्या, अब इनकी हम शारीरिक बनावट की बात करें, किसकी बात करें हम? शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट की बात करें तो कोरकुओं का रंग काला, आंखें काली होती हैं, नाक चौड़ी होती है, नथुने फूले हुए होते हैं। नथुने क्या होते हैं? फूले हुए। नाक चौड़ी होती है, आंख काली होती है, आंख बिल्कुल काली होती है, और रंग भी काला होता है इनका। कल्ले चौड़े होते हैं, ओंठ मोटे होते हैं, बाल उलझे हुए होते हैं, और कद छोटा होता है लेकिन हष्टपुष्ट होते हैं। फिर जो कोरकू जनजाति है, शारीरिक संरचना आप इनकी याद कर लेना भाई, रंग काला है, आंखें काली है, नाक चौड़ी, नथुने फूले हुए होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं। फिर गण के आधार पर, कोरकू गण के आधार पर ही वर्गीकृत हैं। तो इनके 4 गण हैं। कौन कौन से 4 गण हैं? महत्वपूर्ण है। पहला गण है कोरों, दूसरा गण है राक्षस, तीसरा है सराकू, और चौथा है बाना। ये चारों गण आपको याद होने चाहिए। कोरकू जनजाति के गण कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? तो कोरो, राक्षस, सराकू, बाना। कोरो, राक्षस, सराकू, बाना। कौन कौन से हैं? 4। कोरो, राक्षस, सराकू, बाना। कोरो, राक्षस, सराकू, बाना, ये कोरकू जनजाति के 4 गण हैं। कौन कौन से हैं? कोरो, राक्षस, सराकू, बाना। फिर इसके बाद हम बात करें कि कोरकू अपने दैनिक जीवन में क्या कोरकू बोली का प्रयोग करते हैं। कौन सी बोली? कोरकू बोली। और इसके अलावा जैसे क्या और क्या नाम दिया गया है इस भाषा को? तो कोरो मांडी या कोरो पारसी। कोरो मांडी या कोरो पारसी किसकी भाषा है? यह कोरकू जनजाति की भाषा है। यह कोरकू बोली का ही अन्य नाम है कोरो मांडी या कोरू पारसी। तो मांडी क्यों? कि मांडू जो मुंडा जनजाति है, मुंडा जनजाति की उपशाखा या प्रशाखा है कोरकू, तो कोरो मांडी और कोरो पारसी। अब कोरकू समाज में क्या पुरुष की स्थिति सर्वोपरि है? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो समाज है वो क्या है? पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक समाज है इस जनजाति का, और समाज का मुखिया भी पुरुष होता है। अब पुरुष में क्या? भूमिका, पुरोहित या पड़ियार और वयोवृद्ध कोरसू, ये क्या होते हैं? ये सम्मानित व्यक्ति होते हैं। तो भूमिका या पड़ियार किस जनजाति के सम्मानीय पुरुष होते हैं? कौन? भूमिका या पड़ियार किस जनजाति के सम्मानीय पुरुष होते हैं? तो ये होते हैं कोरकू जनजाति के सम्मानीय पुरुष। भूमिका या पड़ियार किस जनजाति के सम्मानीय पुरुष होते हैं? तो यह कोरकू जनजाति के सम्मानीय पुरुष होते हैं। और इनमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन नहीं है। एक ही गोत्र में विवाह नहीं, मतलब समान गोत्र के स्त्री और पुरुष में आपस में विवाह नहीं हो सकता है। तो समगोत्रीय विवाह है वर्जित। यह अधिकांश जनजातियों में होता है कि समगोत्रीय विवाह वर्जित होते हैं। समगोत्रीय विवाह वर्जित होते हैं। फिर इनमें वधू मूल्य के लिए कौन सी? गोनोम प्रथा। जो गोनोम प्रथा है किस जनजाति से संबंधित है? कोरकू जनजाति। क्वेश्चन क्या आएगा? गोनोम प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो कोरकू जनजाति। गोनोम प्रथा का संबंध किस प्रक्रिया से है? क्या यह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है? क्या यह जन्म संस्कार की प्रक्रिया है? क्या यह कृषि से संबंधित प्रक्रिया है या वधू मूल्य की प्रक्रिया है? कौन सी प्रथा है? गोनोम प्रथा का संबंध किससे? वधू मूल्य। गोनोम प्रथा का संबंध वधू मूल्य से है, याद रखें। फिर विवाह की पद्धतियां में कौन कौन सी हो? तो मुख्य रूप से 4 विवाह पद्धतियां किसमें? जनजातियों में पाई जाती हैं। 4 विवाह पद्धतियां जनजातियों में हैं। सॉरी, जनजातियों नहीं, किसमें? कोरकू जनजाति में। मेनली जो जनजातियों में 8 विवाह पद्धतियां हैं वो हमने पढ़ी। इसके अलावा कोरकू जनजाति में 4 हैं: चिथौड़ा प्रथा, लमझना प्रथा, राजी बाजी या प्रेम विवाह और हट विवाह। ये 4 विवाह पद्धतियां कोरकू जनजाति में पाई जाती हैं। चिथौड़ा प्रथा में क्या? चिथौड़ा एक व्यक्ति होता है जो क्या
वर पक्ष की ओर से, लड़का पक्ष की ओर से क्या मध्यस्थ होता है, शादी तय कराने वाला मध्यस्थ होता है, एक हिसाब से शादी कराने वाला, मैट्रोमोनियल चलाने वाला व्यक्ति होता है चिथौड़ा। और ये क्या संख्या में 2 होते हैं, चिथौड़ा संख्या में 2 होते हैं, जिन्हें कौन 5 लोग चुनते हैं, जिन्हें 5 लोग मिलकर चुनते हैं। और यह मध्यस्थ पूरे विवाह का सूत्रधार होता है। क्या होता है, पूरे विवाह का सूत्रधार। चिथौड़ा कौन होता है, कोरकू जनजाति में विवाह का मध्यस्थ चिथौड़ा होता है, जो संख्या में 2 होते हैं और 5 लोग चुने जाते हैं। वर पक्ष की ओर से मध्यस्थ होता है कौन, चिथौड़ा। फिर लमझना, लमझना क्या है, लड़का घर जमाई के रूप में 12 वर्ष तक, वधू मूल्य की बात हुई ना, तो लमझना कौन कहलाता है, लमझना कहलाता है दूल्हा। और यह वधू मूल्य चुकाने के लिए लड़की घर में 12 वर्ष तक उसके माता पिता की सेवा शुश्रूषा करता है। उसके बाद जो लड़की है वह लड़के के घर में आजीवन सेवा शुश्रूषा करेगी उसके माता पिता की, ऐसी पद्धति है। फिर राजी बाजी या प्रेम विवाह, तो यह कोरकुओं में लड़का लड़की राजी करेंगे, राजी बाजी, और या जो आपस में राजी हैं तो वो प्रेम विवाह इनमें होता है। फिर इसके बाद हठ प्रथा है कि वह हट कर लें कि मुझे इसी से विवाह करना है, तो ये हठ विवाह। ये 4 प्रथाएं, चिथौड़ा प्रथा, लमझना, राजी बाजी और हठ विवाह। फिर कोरकुओं में तलाक को भी मान्यता प्राप्त है। तो तलाक कौन कौन से, किस तरीके, तो क्या है, जब एक गृहस्थ स्त्री के चाल चलन खराब हो तो पति उसे छोड़ सकता है। ये सामान्य रूप से स्वीकृत है इस कोरकू समाज में। और जब पत्नी अपने पति से असंतुष्ट होती है तो वह मनचाहे दूसरे पुरुष के घर में जाकर रह सकती है। आया, तलाक भी होते हैं इनमें। यदि स्त्री का चाल चलन अच्छा नहीं है तो पुरुष उस स्त्री का भी त्याग कर सकते हैं। अगर स्त्री अपने पति से संतुष्ट नहीं है तो वह उसको भी त्याग सकती है। फिर आगे बात करें तो ये क्या, गोत्र चिन्ह टोटम से बंधा हुआ है। गोत्र क्या होते हैं, जनजातियों के गोत्र एक ही समूह के लोग एक ही गोत्र से बंधे कहलाते हैं। टोटम इनके पूजा पद्धति वगैरह से भी संबंध है, तंत्र विद्या से भी संबंध है। फिर समगोत्रीय विवाह वर्जित है। ये आप अधिकांश जनजातियों में पढ़ेंगे, समगोत्रीय विवाह वर्जित होते हैं। और इन्हें मृतक को दफनाने की प्रथा है। कोरकुओं में क्या है, मृतक को दफनाने की प्रथा है। और जो क्या करते हैं, ये मृतक की स्मृति में यह लकड़ी का एक मृतक स्तंभ बनाते हैं, जैसे क्या मंडा, जैसे क्या मंडा या मांडा, मांडा या मंडा बोला जाता है। आप याद रखें, जो कोरकू जनजाति में मृतक स्तंभ मांडा, सिडोली प्रथा, जो मृतक संस्कार हैं उसे क्या, सिडोली प्रथा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं कोरकू जनजाति के बारे में। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। फिर मकानों की संरचना कैसी होती है, आमने सामने पंक्तिबद्ध होते हैं। इनके मकान जो है वो आमने सामने पंक्तिबद्ध होते हैं। अब जनजाति, किसी भी जनजाति समुदाय के हों तो उसके मकान कैसे बनेंगे, लकड़ी से बनेंगे, घास फूस से बनेंगे, बांस का प्रयोग होगा, मिट्टी का प्रयोग होगा, पत्थर का प्रयोग होगा, तो इस तरीके से बनते हैं। हालांकि अब वो भी धीरे धीरे अगर संपन्नता आएगी तो वो भी पक्के मकान की ओर शिफ्ट होंगे, क्योंकि सभी अपना जीवन स्तर सुधारना चाहते हैं। और इनका ऐसे कच्चे मकान में रहने का बहुत बड़ा कारण क्या, गिरा हुआ जीवन स्तर और निम्न जीवन स्तर, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से पिछड़ापन है। फिर पड़ियार और भूमिका क्या है, इनके सम्मानीय व्यक्ति हैं। पड़ियार और भूमिका क्या है, इनके सम्मानित व्यक्ति हैं कोरकुओं के। फिर अगर हम शारीरिक विशेषताओं की बात करें, कोरकू जनजाति में शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो इनका कद मध्यम होता है, नाक चौड़ी होती है और चपटापन लिए होती है, होंठ मोटे होते हैं और शरीर हष्टपुष्ट। तो शरीर हष्टपुष्ट सभी जनजातियों का है। ये क्या, कद मध्यम होता है, नाक चौड़ी होती है और चपटी होती है, नाक चौड़ी चपटी रहेगी और शरीर हष्टपुष्ट रहेगा, होंठ मोटे हैं कोरकू जनजाति के लोगों के। तो याद हो गया होगा आपको, गोत्रचिन्ह से बने गोत्रीय विवाह वर्जित, दफनाने के प्रति मृतक स्तंभ में मंडा लगाया जाता है, सिडौली प्रथा कहते हैं, घर आमने सामने पंक्तिबद्ध होते हैं, पड़ियार और भूमिका सम्मानीय व्यक्ति हैं। फिर इनके निवास की बात करें तो निवास क्या, आमने सामने पंक्तिबद्ध होते हैं और बांस वगैरह की बाड़ लगाते हैं गांव के चारों ओर। गांव के चारों ओर क्या, बांस की बाड़ लगा लेते हैं। फिर रहन सहन की हम बात करें तो क्या, यह साधारण पहनावा, जैसे पुरुष क्या, सूती बंडी, कुर्ता, धोती। सूती बंडी क्या, कुर्ते टाइप की या बनियान टाइप की चीज़ होती है, सूती से बनती है, कपड़े से सिलवाते हैं ये। फिर महिलाएं क्या, रंग बिरंगी धोती पहनती हैं।
जो महिलाएं रंग बिरंगी धोती पहनती हैं, बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो महिलाएं रंग बिरंगी धोती पहनती है उसे क्या लुगड़ा बोला जाता है? क्या बोला जाता है? लुगड़ा। जो जनजातियों में महिलाएं रंग बिरंगी साड़ी पहनती हैं, धोती पहनती हैं, उसे क्या लुगड़ा बोला जाता है? क्या बोला जाता है? लुगड़ा। फिर जो स्त्रियां हैं वो क्या चांदी पीतल कांसे आदि के आभूषण ही पहनती हैं और मोतियों की माला भी पहनती हैं। ये बहुत स्पेसिफिक आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा सकता है लुगड़ा क्या है? जनजातीय आभूषण, जनजातीय स्त्रियों की धोती, सिर पर रखा जाने वाला कपड़ा या पत्थर। तो क्या है? यह जनजातीय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली धोती है, जो क्या रंग बिरंगी होती है, याद रखिएगा। फिर कोरकू क्या शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। फिर इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात करें, कोरकू जनजाति में सामाजिक व्यवस्था तो पितृसत्तात्मक है, फिर टोटम पर आधारित है। फिर राज कोरकू और पुथरिया, हमने अभी देखा था राज कोरकू और पुथरिया, जो क्या राज कोरकू जिनके पास संपत्ति है और पुथरिया जिनके पास संपत्ति नहीं है। और 4 अन्य वर्ग भी हैं इनके समाज में वर्गीकरण है, तो क्या रूना, पोड़िया, दुलारवा, बोबई। तो बोबई किस जनजाति का वर्ग है? कोरकू का। तो रूना, पोड़िया, दुलारवा, बोबई, रूना, पोड़िया, दुलारवा, बोबई याद कर लीजिएगा। और क्या सगोत्र विवाह, समगोत्रीय विवाह वर्जित है इनमें। फिर इनमें और कौन कौन सी हैं? घर दामाद प्रथा, विधवा विवाह और वधु मूल्य का प्रचलन इनमें है। सामाजिक स्थिति की बात करें तो ये मुख्य रूप से कृषि और शिकार करते हैं। जो बहुत कम कोरकू हैं जिनके पास भूमि है उन्हें क्या राज कोरकू कहते हैं। और समूह में शिकार करते हैं, ये क्या करते हैं? समूह में शिकार करते हैं। इसके अलावा इनकी जीवन का मुख्य आधार क्या है? यह कृषि भी करते हैं, शिकार भी करते हैं, जंगलों से जड़ी बूटी औषधियाँ वगैरह और जो वनोपज है उसका संग्रहण करते हैं। ये हुई क्या? कोरकू जनजाति। धार्मिक जीवन की बात करें, कोरकू जनजाति का धार्मिक जीवन, तो कोरकू जनजाति स्वयं को क्या हिंदू मानते हैं, महादेव और चंद्रमा की पूजा करते हैं। इनके अलावा ये क्या डोगर देव, भटुआ देव, ये आपको याद करने हैं। भटुआ देव का संबंध किस जनजाति है? सो कोरकू जनजाति और डोगर देव। इसके अलावा ये क्या गुड़ी पाड़वा, आखा तीज, दशहरा, दिवाली, होली, मतलब हिंदू त्योहारों को मनाते हैं। मेन हमें मुख्यतः क्या याद रखना है आपको? डोगर देव और भटुआ देव किस जनजाति से संबंधित? कोरकू जनजाति से, और स्वयं को हिंदी। उपजातियां देख लीजिए, पोबई, पठारिया, दुलारिया, मोतासी, बबारी, रूमा, नहाला, बोडोया, ये क्या उपजातियां हैं कोरकू की? बोबई, पठारिया, दुलारिया, मोतासी, बबारी, रूमा, नहाला, बोडोया याद होना चाहिए। फिर मवासी या महुआ, मोवासी को महुआ भी कहते हैं। क्या मोवासी महुआ अपराधी वर्ग, जो कोरकुओं में अपराधी वर्ग है उसे क्या मोवासी या महुआ कहा जाता है। फिर बबारिया जो है यह बैतूल जिले में पाए जाते हैं। जो बावरिया है, क्या है? बावरिया, ये कहाँ पर है? बैतूल जिले में। फिर ये जो रूमा है ये क्या? अमरावती जिला। अमरावती जिला कहाँ है? महाराष्ट्र में। अमरावती महाराष्ट्र में। जब आप मध्य प्रदेश का गठन पढ़ते हैं 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो अमरावती जो पार्ट ए स्टेट का हिस्सा था वो कहाँ? महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया था। कहाँ? वहाँ कोरकुओं की रूमा वर्ग पाया जाता है। फिर बंदोरिया, बंदोरिया कहाँ? पचमढ़ी क्षेत्र में। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू समुदाय को बंदोरिया कहते हैं, बंदोरिया। तो मोबासी या महुआ, बाबरिया, रूमा, बंदोरिया। रूमा कहाँ पर है? रूमा अमरावती जिले में, बाबरिया बैतूल में, बंदोरिया पचमढ़ी में। याद कर लीजिए पचमढ़ी में क्या बंदर हैं, बंदर उछल कूद करते हैं पचमढ़ी के पहाड़ों पर, तो बंदोरिया ऐसे। और उपजातियां कौन सी हैं? बोबई, पठारिया, दुलारिया, मोतासी, बबारी या बाबरिया, रूमा, नहाला, बोडोया। ये कोरकू जनजाति का धार्मिक जीवन, ये उनकी उपजातियां और कुछ विशिष्ट फैक्ट। फिर यहाँ पर हमारी क्या कोल जनजाति समाप्त होती है। एक बार जो कोरकू जनजाति है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। पहले इसको रिवाइज करते हैं शुरुआत से। भील, भील याद कराने की जरूरत नहीं है, मैं रिवाइज कराऊंगा। कोरकू, ये विवाह पद्धति हमने पढ़ी। बातपा प्रथा किससे संबंध है? भील जनजाति, झाबुआ की भील जनजाति, इसके लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? साथीदार अभियान। कौन सा? साथीदार अभियान। फिर कोरकू जनजाति की बात करूं तो कोरकू का शाब्दिक अर्थ मनुष्य का समूह है। द्रविड़ जनजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, कोलेरियन और मुंडा समूह से संबंधित है। फिर पूर्वी निमाड़, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इनके निवास को क्या कोरकू ढाना कहते हैं। ये क्या राजपूतों
को अपना पूर्वज मानते हैं, और भीलों में जो भिलाला था वो क्या, महाराणा प्रताप को अपना वंशज या पूर्वज मानते हैं। फिर राजकोरकू और पोथरिया दो वर्गीकरण। राजकोरकू क्या, संपन्न लोग हैं, पोथरिया जो संपन्न नहीं है। फिर इनकी शारीरिक बनावट हमने देखी थी। फिर इनके 4 गण हैं, गण 4 हैं, कोरो, राक्षस, सराकू, बाना। कोरो, राक्षस, सराकू, बाना 4 गण हैं इनके, याद कर लीजिए। फिर इसके बाद कोरकू में, कोरकू बोली, इनकी बोली कौन से, कोरकू, जैसे कोरो मांडी या कोरो पारसी भी कहा जाता है। फिर यह पितृसत्तात्मक समाज है। फिर भूमिका और पड़ियार। भूमिका और पड़िकार क्या है, इनके सम्मानित व्यक्ति हैं, समगोत्री वर्जित हैं। और गोनोम प्रथा जो है वो बधुमूल्य से संबंधित है। गोनोम प्रथा का संबंध कोरकू में बधुमूल्य से है। फिर इसके बाद इनकी विवाह की 4 पद्धतियां हमने पढ़ी, कौन सी, चिथौड़ा प्रथा है, लमझना प्रथा है, राजीबाजी प्रथा है। चिथौड़ा क्या, वर पक्ष की ओर से मध्यस्थ होता था। लमझना क्या है, घर जमाई के रूप में 12 वर्ष तक लड़का रहता था। फिर तलाक की भी बात हमने की। तलाक में क्या था कि भाई स्त्री अगर पुरुष से असंतुष्ट है तो वह उसका घर छोड़कर अपनी मर्जी से किसी दूसरे घर में पुरुष के साथ रह सकती है, और पुरुष भी अगर स्त्री का चाल चलन ठीक नहीं तो उसको त्याग सकता है। ये इनका समुदाय था। फिर गोत्र चिन्ह से बंधे हुए हैं। दफनाने की प्रथा है, जिसमें मृतक स्तंभ गाड़ा जाता है, जिसे मंडा कहते हैं। और सिडौली प्रथा मृतक संस्कारी कहलाती है। मकान आमने सामने पंक्तिबद्ध बनते हैं। पड़ियार और भूमिका क्या है, सम्मानीय व्यक्ति हैं। शारीरिक विशेषताओं की हमने बात की। इसके बाद हमने क्या देखा भाई, इनके निवास की देखिए, जो क्या, ये गांव के चारों ओर बांस की बाड़ लगाते हैं। अगर यह इनका गांव है, मान लीजिए यह इनका गांव है, यह इनका गांव है, तो यह इसके चारों ओर क्या करेंगे, बांस की बाड़ लगा देंगे। बांस की बाड़ लगा देंगे, मतलब चारों ओर से सुरक्षा की दृष्टि, ताकि कोई जानवर आसानी से ना आ सके अंदर, और सीमा रेखा भी तय हो जाती थी। फिर रहन सहन की बात करें तो स्त्रियां रंग बिरंगी धोती, जैसे लुगड़ा कहा जाता है, वो पहनती हैं, और पुरुष साधारण तरीके से धोती, बंडी, कुर्ता ये सब पहनते हैं। फिर शाकाहारी मांसाहारी सभी प्रकार का भोजन करते हैं। गुदना गुदवाती हैं और आभूषण पहनती हैं स्त्रियां। समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक है। राजकोर को पोथरिया में पढ़ा था। 4 अन्य वर्ग देख लीजिए कौन कौन से थे इनके, तो रूना, पोड़िया, दुलारवा, बोबई। रूना, पोड़िया, रूना या रूमा, पोड़िया, दुलारवा और बोबई। फिर इनमें क्या, घर दामाद प्रथा, विधवा बधुमूल्य प्रचलित है। अर्थव्यवस्था में क्या, कृषि करते हैं मुख्यतः, और आखेट वनोपज पर भी आधारित हैं। फिर इसके पश्चात इनके धार्मिक जीवन की बात करें, किसकी बात करें हम, धार्मिक जीवन की, तो क्या स्वयं को हिंदू मानते हैं, महादेव एवं चंद्रमा की पूजा करते हैं। डोगरदेव, भटुकादेव ये महत्वपूर्ण थे, डोगरदेव और भटुकादेव। फिर इनकी उपजातियां हैं कोरकुओं की, बोबई, पठारिया, दुलारिया, मोतासी, बवासी, बबारी, रूमा, नहाला, बोडोया। मोबासी क्या होता है, ये अपराधी वर्ग होता है, जो बाबरिया है, बैतूल में है, रूमा है अमरावती जिले में, बंदूरिया है पचमढ़ी क्षेत्र में। ये आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर हमारी कोरकू जनजाति समाप्त होती है। तो भील और कोरकू 2 जनजातियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो आगे की जनजातियां हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आप इसमें सुधार चाहते हैं उसको लेकर भी कमेंट कीजिए, और लगातार जुड़े रहिए ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। मैं सुलभ, थैंक यू सो मच।